अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जेड बियोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑर्डर एनोरा को पढ़ेंगे, जिसे सेलेंशिया भी कहते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और फिर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाएं। इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। और उसके बाद अगर आप लोग पहली मरतबा यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को भी दबा दें ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियो बिला ताखिर मिलते रहें। तो चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। सबसे पहले ये कि हम ऑर्डर एनोरा के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, जो इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो इनके अंदर जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, लिव इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो ये ज्यादातर क्या है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। जरूरी नहीं है कि मॉइस्ट है, इनके अंदर कुछ ऐसी भी हैं जो फॉरेस्ट के अंदर भी रहती हैं, कुछ डेजर्ट के अंदर भी है, लैंड, माउंटेन्स, इस तरह के डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन अगर कॉमनली देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में है। तो अगर हम ये देखें मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्या है, तो ये इस तरह की स्पीशीज हैं जो वाटर का होना इनके लिए लाजमी है, क्योंकि इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो वाटर के बगैर नामुमकिन है, बल्कि इम्पॉसिबल है। तो ज्यादातर मॉइस्ट प्लेसेस जहां पे नमी हो या वाटर हो वहां पे रहते हैं। एक दूसरी वजह ये टेम्परेचर का भी है, ये कोल्ड ब्लडेड है, तो इसलिए ज्यादातर नमी वाली जगहों जहां पे टेम्परेचर ज्यादा ना हो, और फिर अगर ये डेजर्ट में रहती हो या फॉरेस्ट में रहती हो तो वहां पे रहती है, लेकिन उनके साथ वाटर का होना भी क्या है, जरूरी है। अगर वहां पे वाटर नहीं होगा तो वहां पे इनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग कॉमन जो है इसका कह सकते हैं कि लिव ऑन मॉइस्ट एनवायरनमेंट एंड वेरी फ्यू इन डेजर्ट। लेकिन अगर हम फ्रॉग और टॉड की बात करें तो फ्रॉग जो है वो ज्यादातर मॉइस्ट में रहते हैं। अगर हम इस टॉड की बात करें तो ये फिर भी लैंड की तरफ ज्यादा जाते हैं या डेजर्ट एरिया में जाते हैं, लेकिन फ्रॉग ज्यादातर जो है वो कहां एनवायरनमेंट रहते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। तो ये तो था पहली कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से। दूसरी बात, दे आर टेललेस एम्फीबियंस। एम्फीबियन, इस एम्फीबियन में ऑर्डर एनोरा के अंदर ये टेललेस होते हैं। ये बात जरूरी है कि इनके जो इनिशियल स्टेज में टेल होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि वो कैसे रिमूव हो जाती है। देखिए, जब वो वाटर के अंदर होती है तब उनके अंदर जो लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं। तो गिल्स के जरिए ही ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ वाटर करते हैं। तब उनके अंदर लिम्स भी नहीं होते, तो वो टेल जो होती है वो मूविंग के लिए या फिर जितनी भी जिस डायरेक्शन में भी जाना हो तो उस टेल की हेल्प लेते हैं और फिर उसे चलते हैं। फिर जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लिम्स, अपने 4 लिम्स सबसे पहले डेवलप करते हैं और फिर स्लोली अपने जो गिल्स होते हैं वो चेंज होते हैं इनटू लंग्स, और फिर वो क्या करते हैं, लैंड की तरफ आना शुरू कर देते हैं। फिर उसके साथ क्या होता है कि इनकी जो दुम होती है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। दुम कैसे खत्म हो जाती है, जस्ट आप ये देख लें कि जैसे इंसान के अंदर फैट हो, फैट खत्म हो जाती है, तो इनके अंदर भी कुछ प्रोटीन जो फैट होती है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में मेटाबॉलिज्म होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो हम फिर क्या जाते हैं कि जो टोटली एक अडल्ट के अंदर हो, एक नॉर्मल हो, तो वो क्या होती है, टेल लेस होती है। लेकिन एक बात याद रखें, इनके जो इनिशियल स्टेज में टेल होती जरूर है, बाद में ये एंड हो जाती है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक भी होगी, दे आर टेल लेस एम्फीबियन। उसके बाद लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग। इनके अंदर लिम्स जो है वो इनका ज्यादातर जो यूज होती है वो जंपिंग के लिए या किसी भी प्रे से बचने के लिए जंप, छलांग लगाते हैं, या फिर स्विमिंग के लिए बहुत ज्यादा करते हैं। स्विमिंग के लिए या फिर जंपिंग के लिए कौन सा लिम्स ज्यादा यूज होता है, वो भी हम कह सकते हैं कि हैंड लिम्स सबसे ज्यादा यूज होता है। ये वाले लिम्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फिर इन लिम्स के अंदर भी अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों के लिए 2 डायग्राम बनाई है, एक फ्रॉग की डायग्राम बनाई और एक टोड के अंदर। इनके लिम्स में भी डिफरेंस है। ज्यादातर टोड के अंदर जो लिम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और अगर हम फ्रॉग के लिम्स देखें तो जो हैंड लिम्स होंगे यानी पीछे वाले जो हैं ये ज्यादा बड़े होते हैं, और यही इनकी पहचान है। हम इससे पहचान सकते हैं बड़ी टांगों वाले, और ये जो होते हैं आगे ये बहुत छोटी होती है। तो ये जंपिंग और स्विमिंग के लिए यूज होती हैं। तो लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग। उसके बाद हैविंग 5 to 9 प्री सैक्रल वर्टिब्रे। तो इनके अंदर 5 to 9 प्री सैक्रल वर्टिब्रे क्या मतलब, आप लोगों को समझ नहीं आई। देखिए, जो 2 तरह की वर्टिब्रे होती है, एक होती है प्री सैक्रल होती है और एक पोस्ट सैक्रल होती है, जो सैक्रम भी कह सकते हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे बना देता हूं। यहां से लेके इस जगह पे ये देखें, 1 2 3
4, 5, 6 और ये इसी तरह 7, 8 या 9 भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये देखें, ये एक उनकी जो वर्टिबल कॉलम होता है, इनके अंदर नेक नहीं होता। यहां पे अगर जैसे अगर ह्यूमन के अंदर देखें तो नेक के भी वर्टिबल कॉलम वहां पे हो सकते हैं जहां स्पाइनल कार्ड मौजूद होता है, तो वर्टिबल कॉलम वहां पे भी होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, जस्ट ये 5 to 9 होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 या किसी में 9 क्या होते हैं, वर्टिब्री होती हैं। जो स्टार्ट वाली होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्री सैक्रल कहते हैं। तो प्री सैक्रल जो होती है इनके अंदर 5 से लेकर 9 तक, 8, 7 या 6 इतने हो सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज के अंदर। उसके बाद फिर कहते हैं कि पोस्ट सैक्रल वर्टिब्री आर फ्यूज्ड इनटू रॉड लाइक यूरोस्टाइल। इनके अंदर पोस्ट सैक्रल जो बाद वाली वर्टिब्री आती हैं वो क्या होती हैं, यूं फ्यूज्ड होती हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि यूं एक रॉड लाइक होती है यूं, और यहां से भी अगर हम कहते हैं, और यहां से भी एक लेग और इधर से भी एक लेग, और ये वर्टिब्री उनके साथ और ये हेड रीजन, ये क्या होगा, हेड रीजन होगा। तो यूं इसके अंदर ये इसके लेग्स आएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहां पे स्केलेटन मैंने थोड़ा सा बनाया है, यहां पे जो वर्टिब्री है ये प्री सैक्रल कहलाती है। यहां वाला इस पोर्शन, इस लेकर से लेकर इस जगह तक ये क्या है, प्री सैक्रल है। तो प्री सैक्रल कितनी है, तकरीबन 5 to 9 हो सकती है। किसी में ये वाली जो 1, 2, 3, 4, 5 है, या किसी में 6 हो सकती है, किसी में 8 हो सकती है, किसी में 9 हो सकती है। उसके बाद जो है ये पोस्ट सैक्रल है, यहां से ये रॉड लाइक है। ये यहां पहले भी अगर इनकी इवोल्यूशन देखें तो पहले भी ये भी इसी तरह वर्टिब्री पे मुश्तमिल थे, लेकिन इनके अंदर क्या होगी, एनोरा ऑर्डर के अंदर ये फ्यूज्ड होगी, इकट्ठी होगी और एक ही रॉड टाइप है, जिसे यूरोस्टाइल कहते हैं। ये क्या है, यूरोस्टाइल कहते हैं। तो ये फ्यूज्ड हो गई है। तो ये पोस्ट सैक्रल है और ये क्या है, प्री सैक्रल है। तो अगर हम प्री सैक्रल की बात करें तो इनके अंदर 5 to 9 प्री सैक्रल है। 9 ज्यादातर फ्रॉक्स के अंदर होती हैं और तकरीबन कम जो होती हैं वो टोड के अंदर क्या होती हैं, कम होती हैं। तो और जो पोस्ट सैक्रल है वो फ्यूज इनटू रॉड लाइक यूरोस्टाइल के अंदर होती है। उसके बाद छठी कैरेक्टरिस्टिक जो है, ट्रैम्पेनियम एंड लैरिंक्स आर वेल डेवलप्ड। अगर हम इससे पहले वाला ऑर्डर कोडाटा को पढ़ा था, उसके अंदर ये क्लियरली मैंने बताया था आप लोगों के कि उसके अंदर टेम्पेनियम उसके अंदर वेल डेवलप नहीं है। व्हाट मीन फॉर टेम्पेनियम, हम कहते हैं जो एयर ड्रम है या मिडल एयर है उसके अंदर वेल डेवलप नहीं था। तो आप अगर इसके हेड को प्रॉपरली देखें तो आप लोगों को इस जगह पे एक पैचेस नजर आएंगे, इस साइड पे भी और दूसरी जगह पे, यहां पे क्लियरली विजिबल होंगे, इनके अंदर मौजूद होते हैं टेम्पेनियम। और फिर इसी तरह इनके अंदर लैरिंक्स भी क्या होता है, वेल डेवलप होता है, सेपरेट सा होता है, जिसके अंदर ये नोज और ये माउथ, उन दोनों का इलाका यहाँ पे क्या हो जाता है, इकट्ठा एक सेपरेट आता है। उससे पहले जितने भी ऑर्डर थे उनके अंदर वेल डेवलप नहीं थे। उसके बाद इसकी टोटल कितनी स्पीशीज है, 4700 स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है। लेकिन याद रखें इनकी भी स्पीशीज जो है वो अंटार्कटिका के अंदर नहीं पाई जाती, और बाकी जितनी भी वर्ल्ड है उनके अंदर देखें तो 47,000 है। पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनिंग आते कि अंटार्कटिका के अंदर क्यों नहीं पाए जाते। देखें ये कूल्ड ब्लडेड है, तो कूल्ड ब्लडेड एनिमल जितने भी हैं वो क्या है, वार्म एरिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी ये हाइबरनेट कर जाते हैं। तो वहां अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर है वो लेस देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है, तो उस टेम्परेचर में ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इनकी कोई भी स्पीशीज अंटार्कटिका के अंदर नहीं है। बेसिक एग्जांपल अगर ऑर्डर एनारा के देखें तो फ्रॉग एंड टॉड है, मैंने फ्रॉग को भी दिखाया था और टॉड को भी दिखाया था। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, जस्ट साइज का है, इन्वायरमेंट का है। वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में नहीं रहता, ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट रहता है। उसकी अगर स्किन देखें तो वो ड्राई होती है, और ड्राई के साथ ये देखें थोड़े से स्केल टाइप थोड़ी सी होती है, और ये बिल्कुल मॉइस्ट होती है, इनके ऊपर ग्लैंड ज्यादा होते हैं और साइज के अंदर उससे कई गुना बड़ी होती है। और दूसरी देखें लाइफ स्पैन भी मैंने डिस्कस किया है, लाइफ स्पैन इनका बिल्कुल तकरीबन एक जैसा है, 12 ईयर है, 10 to 12 ईयर तक हैं, और इनके भी लाइफ स्पैन क्या है, 10 तक 12 ईयर है। अगर हम इन दोनों की बेसिकली इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो वो कुछ यूं है। सबसे पहले हैबिटेट मैंने पहले भी आप लोगों को जिक्र किया है कि ये सबसे ज्यादा पसंद करती हैं कहां पे, मॉइस्ट प्लेसेस पे रहना ज्यादा पसंद करती हैं। जस्ट अगर आप देखें कि फॉरेस्ट में भी रह रहे हैं तो वो वाली जगह देखें जहां पत्तों के नीचे थोड़ी बहुत नमी हो, तो उस जगह पे ये छुप के बैठ के
वहां पे रहना अच्छा लगता है। तो ये वाटर में भी रहना पसंद करती हैं, उसके बाद लैंड में भी, डेजर्ट में भी, फॉरेस्ट में भी। बट इन चारों एनवायरनमेंट के साथ वहां पे वाटर का होना बहुत जरूरी है। वाटर रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। और अगर हम इस बात रिप्रोडक्शन की बात करें या लाइफ साइकिल के हवाले से बात करें, तो मैंने यहां पे लिखा है कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइज मींस जो इनकी हैचिंग वगैरह या फिर स्पर्म और एग की जो मैटिंग होती है वो क्या होती है, बैरूनी तरफ होती है। जो फीमेल होती हैं वो एग्स क्या कर देती हैं, क्लस्टर की फॉर्म में बहुत ज्यादा रिलीज कर देती हैं। उनके अंदर ये भी हो सकता है कि जेली लाइक उनके अंदर एक मटेरियल होता है जिससे एग क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और बहुत ज्यादा, या तो फिर एक स्ट्रिंग की फॉर्म में रिलीज कर देंगे बहुत ज्यादा, यानी धागा नुमा बहुत ज्यादा होंगे रिलीज, या फिर गुच्छों की शक्ल में एक जगह पे रिलीज कर देते हैं, एक जगह पे रिलीज कर देते हैं। फिर क्या होते हैं, एग्स एंड लार्वा आर एक्वेटिक, टोटली क्या है, वाटर के अंदर ही रिलीज किया जाता है, वहीं पे वो मौजूद होते हैं। उसके बाद लार्वा आर कॉल्ड टैडपोल। अगर मैं इसको बेसिकली आप लोगों को स्टेप बताऊं तो 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप फीमेल का क्या देना, एग्स देना, क्लस्टर की फॉर्म में बहुत ज्यादा, ये एक पहला स्टेप आप कह सकते हैं। अगर हम दूसरा स्टेप कहें तो दूसरा स्टेप हैचिंग का होता है, जिसके अंदर उनमें से एक लार्वा निकलता है। क्या निकलता है, एक लार्वा निकलता है। उस लार्वे को हम क्या कहते हैं, टैडपोल, जिसके पास क्या होती है, एक टेल भी होती है। टेल उसके लिए मूवमेंट के लिए होती है। अगर हम उसकी बाकी फिजियोलॉजी को देखें या एनाटॉमी को देखें तो उसके पास गिल्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, उसके साथ उस लिम्बलेस होती है, उसके पास लिम्स नहीं होते हैं, और एक टेल होती है जो उससे वो मूवमेंट करते रहते हैं। उसके बाद जो 3rd नंबर पे स्टेज है, अगर हम इस लाइफ साइकिल के अंदर देखें तो 3rd स्टेज में जो टेल होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है काफी हद तक, और जो लिम्स होते हैं, पहले जो फ्रंट वाले हिम्ब लिम्स होते हैं ये निकलने शुरू हो जाते हैं, फ्रंट से उनके लिम्स निकलना शुरू होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके जो दूसरे लिम्स हैं, बैक वाले 4 लिम्स तो निकल आते हैं, फिर हैंड लिम्स भी इनके निकलते हैं, और फिर तब तक ये जो टेल होती है वो टोटली खत्म हो जाती है। टेल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे प्रोटीन्स या फैट या जो भी चीजें होती हैं वो मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज हो जाती हैं, और टेल क्या हो जाती है, बिल्कुल रिड्यूस होकर खत्म हो जाती है और ना ही नजर आती है। और जो इसके बाद 4th स्टेप है, 4th स्टेप में यंग आप कह सकते हैं कि उसके अंदर टेल भी खत्म हो जाती है, और जो लेग्स होते हैं, लिम्स होते हैं, वो प्रोमिनेंट तौर पे बिल्कुल नजर आने लग जाते हैं। और फिर ये क्या होती है, एक यंग वन के अंदर जो है वो एक अडल्ट के अंदर चेंज होता है। तो यूं इनके अंदर 4 स्टेजेस हैं। एक स्टेज एग्स वाली, दूसरी लार्वा जिसे टैडपोल भी कहते हैं, तीसरी के अंदर लार्वा के अंदर एग्स मतलब लिम्स भी हों और टेल भी हो, और चौथी जो स्टेज है यंग वन, उसके अंदर कंप्लीटली टेल जो होती है वो खत्म होती है और सिर्फ जस्ट क्या होती है, लिम्स होती है। उसके साथ साथ अगर हम ऑर्डर एनोरा के अंदर बहुत सारी भी कैरेक्टरिस्टिक है उनको भी पढ़ें, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं हाइबरनेशन करते हैं। ये जितने भी अनोरा हैं, चाहे फ्रॉग, टॉड या जितने भी उनके साथ स्पीशीज हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया में हो या नॉर्थ अमेरिका या फिर अफ्रीकन हो, ये सब की सब क्या करती हैं, हाइबरनेट होती हैं। हाइबरनेशन का प्रोसेस ये होता है कि ये जितने भी कोल्ड वेदर, जितने भी यहाँ इस एरिया में आ रहे हैं, ये अपने आप को क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो कर देते हैं और किसी भी एक जगह पे छुपा लेते हैं। तो इनका जो अगर हाइबरनेशन देखें रेप्टाइल से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। रेप्टाइल्स का जो होता है वो ज्यादातर मेहनती होते हैं, वो बहुत ज्यादा छुप जाते हैं, अच्छी जगह सूटेबल प्लेस ले लेते हैं। लेकिन ये कोई थोड़ी सी भी जगह घास हो या उनके अंदर भी छुप जाते हैं। इनके अंदर डिगिंग का प्रोसेस कुछ ज्यादा नहीं होता, जैसे सांप होते हैं गारों के अंदर डीप रहते हैं या बहुत ज्यादा ऐसी छिपकलियां होती चली जाती हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा तक नहीं जाती, वहां पे तक रह जाती हैं। और फिर सूटेबल जब भी इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता तब तक वहां रहते हैं, जैसे टेम्परेचर ठीक होता है तो वहां से निकल आते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। उसके बाद लास्ट पे कलरेशन इनके अंदर होती है। बहुत सारी ऐसे फ्रॉग्स हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के फ्रॉग्स हैं, वो मिमिक्स रखते हैं, अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए कलर को चेंज करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे टॉड्स हैं या फ्रॉग हैं, वो पॉन्ड जो भी होगा तालाब के अंदर, उसकी जो मिट्टी का कलर होगा उसी के तरह सेम ये दिखाई देते हैं, ताकि जो भी परिंदा हो, जितने भी किंग फिशर्स बर्ड्स हैं, उनको ये आसानी से नजर नहीं आते, तो वहां पे वो छुपे रह सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट बर्ड्स हैं, फॉरेस्ट एम्फीबियन जितने भी फ्रॉग या टॉड हैं, वो बिल्कुल अपनी शक्ल उनकी जंगलों की तरह होती हैं, जैसे जंगल के प्लांट्स हैं उनकी तरह उन जैसे होते हैं, फिर वो बर्ड्स को आसानी तरह से नजर नहीं आते। अक्सर कौन खाते हैं इनको, ज्यादा देखें तो सांप वगैरह परिंदों, बर्ड्स के लिए ये एक अच्छी खुराक हो सकती है।
आर्डर एनोरा। उसके बाद फीडिंग हैबिट देखें तो ये टोटली क्या है, कार्निवोर्स हम कह सकते हैं। जितने भी अडल्ट हैं ये ज्यादातर फीड करते हैं इंसेक्ट्स पे, फीड्स करते हैं, बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, या फिर जो बड़े वाले फ्रॉग होते हैं, कई लार्ज भी होते हैं, वो छोटे फ्रॉग टैडपोल उनको भी खाते हैं, या फिर छोटी फिशीज हो उनको भी ये निकल जाते हैं। ज्यादातर ये इंसेक्ट्स ईटर हैं और कार्निवोर्स हम किसे कह सकते हैं। दूसरी बात लास्ट में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग उसके साथ है टॉक्सिक स्किन। बहुत सारे ऐसे जो हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर है और बहुत ज्यादा अफ्रीका के अंदर ऐसे फ्रॉग और टॉड्स हैं जिनके जिस्म पर ग्लैंड्स होते हैं और वो ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, और उनके अंदर जो खास किस्म की पिगमेंटेशन होती है और खास किस्म का कलर होता है, जैसे ब्राइट येलो, ब्राइट ब्लू, ब्राइट रेड, इनके ऊपर कलर होते हैं। ये क्या होते हैं, टॉक्सिन होते हैं और टॉक्सिक कलर होते हैं जिनको आप जैसे भी हाथ लगाओगे तो उस हाथ से आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो टॉक्सिक कलर है उनके अंदर कौन से आते हैं, जितने भी डेंड्रोबाइट्स हैं या फाइलोबेट्स हैं, फाइलोबेट्स और डेंड्रोबेट्स, जितने भी ये फ्रॉग नॉर्थन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं। आप उनकी स्किन को अगर जैसे भी हाथ लगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्म ना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज हैं फ्रॉग की जो मिमिक कर लेती हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि लिथोडाइट्स हैं। लिथोडाइट्स टॉक्सिक नहीं होते लेकिन उन जैसा कलर ले लेती हैं, ताकि क्या हो, अब ये बात भी है कि कलर क्यों लेती हैं। कलर ये होता है कि जो प्रीडेटर होते हैं जो इनका शिकार करते हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, ताकि कोई भी प्रीडेटर इन पे अटैक ना करे। उनको वार्निंग देते हैं कि इनका ब्राइट कलर उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो जितने भी लिथोडाइट्स हैं वो इन डेंड्रोबेट्स और फाइलोबेट्स जैसा रंग अपना लेते हैं ताकि वो भी बचे, हालांकि वो टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन डेंड्रोबेट्स और फाइलोबेट्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। तो ये था आज का आर्डर एनोरा के बारे में। अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी हवाले से कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस सवाल को छोड़ दें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको।